गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कंप्यूटेड बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज मॉक टेस्ट 19th की परिचर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बगैर मॉक टेस्ट 19th की परिचर्चा पे एक नजर डालें। हमारा पहला जो प्रश्न है, इसे हम नंबर बेस्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं, संख्याओं के संबंधवाद पे है। हमें दिए गए संख्याओं के संबंधवाद का अवलोकन करते हुए उस एक विकल्प का चयन करना है जो कि ठीक वैसा ही संबंध व्यक्त करता है जैसा कि 4, 8, 32, 7, 14 और 56 के बीच स्थापित हो रहा है। दिए गए संख्या किसी विशिष्ट नियम के आधार पे स्थापित किए गए हैं। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से नियम का अनुपालन किया गया है। उसी नियम का अनुपालन करते हुए हमें तय करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक वैसा ही विकल्प है जो कि उसी नियम को फॉलो कर रहा है। तो यहां देखते हैं कि क्या हो रहा है। 4, 8 और 32, यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर 4 को हम 2 से गुना कर दें तो हमारा 8 आ जाता है, और 8 को अगर 4 से गुना कर दें तो 32 आ जाता है। तो ये 4, 8 और 32 के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक, अगर 7 को हम 2 से गुना कर दें तो हमारे 14 प्राप्त होता है, और 14 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो यहां पे हमारा 56 प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि दिए गए संख्या के समूह गुने 2 एवं गुने 4 के मल्टीप्लीकेशन पे आधारित है। ठीक वैसे ही संबंध को हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है जो कि इसी संबंधवाद को फॉलो कर रहा है। तो अगर यहां पे चलते हैं पहले ऑप्शन पे, तो 11 गुने 2 मेरा 22 तो आ जा रहा है, लेकिन फिर 22 के बाद 77 जो कि 4 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। आगे जब हम चलते हैं तो 11 गुने 3 आ रहा है, इसलिए भी मेरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पे अगर गौर कर रहे हैं तो 11 को अगर 2 से गुना करें तो हमारा 22 आ जा रहा है, और 22 को अगर हम 4 से गुना करें तो हमारा 88 प्राप्त हो रहा है। अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल दिए गए नंबर सेट्स के संबंधवाद को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न लेटर कम नंबर एनालॉजी पे आधारित है, संबंधवाद पे आधारित है। QT 34, LO 37, देन SB 23 के लिए क्या आएगा हमें ये देखना है। तो QT 34 JM 12 को पहले देखना है। JM 12 और EH 15 के बीच क्या संबंध है, QT 34 LO 37 के बीच क्या संबंध है। ठीक वैसा ही संबंध हमें SB 23 के साथ निरूपित करना है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि JM 12 एंड EH 15 के बीच क्या रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर J से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा E प्राप्त हो जाता है, M से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा H प्राप्त हो जाता है, एंड 12 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा 15 आ जा रहा है। सिमिलरली अगर Q से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा L प्राप्त हो जाता है। T से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा O प्राप्त हो जाता है, एंड 34 से हम 3 इंक्रीज कर दें। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि 12 से हम लोग 3 इंक्रीज किए हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं किए बल्कि इंक्रीज किए हैं। तो यहाँ पे क्लू क्या प्राप्त हो रहा है कि लेटर जो है वो -5 से सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए गए हैं, और संख्या जो है वो +3 से इंक्रीज कराया गया है।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम S और V से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा S से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो N प्राप्त हो जाएगा, और V से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करें तो Q प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि S का वैल्यूएशन अल्फाबेटिकल वैल्यू 19th होता है, और 19th में 5 घटाएं तो 14th, N सिमिलरली V का अल्फाबेटिकल वैल्यू 22 होता है, और उसमें अगर 5 घटा देते हैं तो Q 17th अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है, और 23 से अगर हम 3 इंक्रीज करा दें तो हमारा 26 आ जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अल्फाबेट्स पे आधारित है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पे आधारित है, और जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जिनमें से कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट्स बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। तो अल्फाबेट्स के ही किसी टाइप से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि शब्द नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए, दैट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की अगर बात की जा रही है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट मीन्स कि आपको इसको ए टू जेड के क्रम में अरेंज करना है, जो लेटर दिए गए हैं उसी सिलेक्ट कर करके। तो यहां पे बताया जा रहा है कि यदि शब्द नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए, दैट इज द अरेंज किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात मूल शब्द में वो जिस क्रम में है ठीक उसी क्रम पे आफ्टर द अरेंजमेंट भी रहे, इस बात का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये नाइटमेयर है, नाइटमेयर्स। तो सबसे पहले जब अल्फाबेटिकल अरेंज करने की बात होगी तो हमारा ए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज होगा, उसके बाद जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ई आएगा, और उसके बाद जब अरेंज करेंगे तो दिए गए अक्षरों में से जी और एच अगला क्रम में आएगा, जहां की हम देख रहे हैं कि जी और एच ठीक उसी क्रम पर अरेंज हो रहे हैं जिस क्रम पे वो मूल शब्द में है। और इसके बाद जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो हमारा एम अरेंज होगा, एम के बाद हमारा एन अरेंज किया जाएगा, और एन के बाद जब हम अरेंज करने की बात करेंगे तो हमारा यहां पे जो है आर अरेंज होगा, एक मिनट, NIGHTMARES, हाँ सबसे पहले हमारा ए अरेंज हो गया, नेक्स्ट वन हमारा ई अरेंज हो गया, और GH जो है अपने ही पोजीशन पे अरेंज होंगे GH, और GH के बाद यहाँ पे हमारा जो है I भी है, इसलिए हमारा I अरेंज होगा। यहाँ पे T की जगह पे सबसे पहले यहाँ पे I अरेंज होगा, और I के बाद जो नेक्स्ट वन मेरा अरेंज होगा, नेक्स्ट वन में हमारा M अरेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि M भी अपने ही पोजीशन पे अरेंज किया गया, उसके बाद मेरा यहाँ पे N अरेंज होगा, और नेक्स्ट वन हमारा जो है N के बाद यहाँ पर R अरेंज होगा, जहां की देख रहे हैं कि R भी ठीक उसी क्रम पे अरेंज हो रहा है जिस क्रम पे वो मूल शब्द में है, और उसके बाद हमारा S और T अरेंज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि G और H का क्रम परिवर्तित नहीं हुआ है, M का क्रम परिवर्तित नहीं हुआ है, एंड R का क्रम परिवर्तित नहीं हुआ है। तो कुल ऐसे 4 अक्षर हैं जो आफ्टर द अरेंजमेंट उसी क्रम में है जिस क्रम में वो मूल शब्द में थे, अर्थात हमारा आंसर ए होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्फाबेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमने बताया था कि अल्फाबेट टॉपिक बहुत सारे विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शब्द डेकोरेटिंग में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, नॉट वॉवेल्स ऑर्डर में, ये कंप्लीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की बात की जा रही है, वहां पे भी उसके ठीक बाद कहने का अर्थ है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं
कि कॉन्सोनेंट भी +1 कर जाएगा एंड वॉवेल भी +1 कर जाएगा, दोनों को ही +1 से इंक्रीज करा देना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में टोटल कितने वॉवेल हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो हम अर्थात कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल दोनों को ही प्लस करना है। आफ्टर ऑल यहाँ पे सीधे +1 सब में कर दे। तो अगर डी से हम +1 करते हैं तो हमारा ई प्राप्त हो जाएगा। ई से आपका प्राप्त नहीं होगा क्योंकि एफ में चले जाइएगा, सी से भी आप डी में चले जाइएगा, ओ से आप पी में चले जाइएगा, आर से आगे बढ़ने पे एस आ जाएगा, ए से अगर आगे बढ़ते हैं तो बी आ जाता है, टी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको यू प्राप्त हो रहा है। आई से आगे अगर बढ़ते हैं +1 लेके तो जे प्राप्त होगा और एन से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पुनः हमें ओ प्राप्त हो जाता है। जी से आगे बढ़ने पे आपको एच प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डी से एक जब हम आगे बढ़े तो ई प्राप्त हुआ, ई से आगे बढ़ने पर आपको एफ प्राप्त होगा, सी से आगे बढ़ने पे डी, ओ से पी, आर से एस, ए से पी, जबकि टी से हमारा यू प्राप्त हो रहा है, आई से आपको जे प्राप्त होता है, जबकि एन से एक आगे बढ़े तो आपको ओ प्राप्त हो रहा है। जी से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एच प्राप्त होगा। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि आफ्टर द प्रोसेसिंग 3 हमें ऐसे अक्षर प्राप्त हो रहे हैं जो कि स्वर के कैडर में हैं, अर्थात ई, यू और ओ। कहने का अभिप्राय है कि यदि डेकोरेटिंग के में प्रत्येक स्वर को, डेकोरेटिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार प्लस व्यंजन को भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अगर बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने के पश्चात हमें ई, यू एंड ओ 3 ही स्वर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात हमारा आंसर 3 सी सही है। अगला जो प्रश्न है वो इक्वेशनल ब्लड रिलेशन पर आधारित है। इक्वेशनल ब्लड रिलेशन में हम बताना चाहेंगे कि 2 प्रकार से प्रश्न अराइज किए जाते हैं। पहला है फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट इक्वेशन व्हिच एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड रिलेशन। कहने का अर्थात है कि वैसी इक्वेशन को आपको सेलेक्ट करना है, ज्ञात करना है जो कि अभीष्ट रिश्ते को जो है अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड दूसरा जो इक्वेशनल ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं वो लिंकिंग द इक्वेशन, और उसके आधार पे हमें संबंधवाद का अवलोकन करना पड़ता है। यहां पे हम बताना चाहेंगे कि a प्लस बी का अभिप्राय है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a गुने b का अर्थ है a b का पति है, a भागा b का अर्थ है a b की बहन है। तो बताया जा रहा है कि यदि c भागा m माइनस s माइनस k प्लस t गुने q हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, इस बात का आपको निर्धारण करना है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि देयर इज नो एनी यूज द टर्म ए एंड बी एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द साइन। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस है ये दिए गए साइन का है, केवल उदाहरण स्वरूप आपको ए एंड बी यहाँ पे समझाने के उद्देश्य से दिए गए होते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है तो यहाँ पे अगर लिख दिया जाए सी प्लस डी तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ाया जाएगा सी डी का पिता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ जो भी इंपॉर्टेंस है वो केवल मैथमेटिकल जो साइन है उसका इंपॉर्टेंस है, ए बी उदाहरण स्वरूप आपको दर्शाए गए हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि प्रॉब्लम में ए बी वहां डेमोन्स्ट्रेशन में दिया जा रहा है और यहाँ पे जो प्रश्न है वहां सी एम एस के टी क्यू कैसे आ जा रहा है, सो ये गलत है। नहीं, ऐसा गलत नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि देयर इज नो एनी यूज ऑफ द टर्म ए बी विच इज गिवन इन डेमोन्स्ट्रेटेड रिलेशन एक्सेप्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ द साइन। साइन के अभिव्यक्तिकरण के अलावे, साइन का स्पष्टीकरण के अलावे उनका कोई महत्व नहीं है। आपको समझना है कि अगर a प्लस बी का अर्थ a b का पिता है, a इज द फादर ऑफ b, सिमिलरली इफ वी राइट c प्लस d तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कि c इज द फादर ऑफ d, और इसी के आधार पे हमें दिए गए इक्वेशन को लिंक करना है और लिंक करने के बाद ये देखना है कि कौन सा संबंध स्थापित नहीं हो रहा है।
तो कहने का अभिप्राय है कौन सा कथन दिए गए, जो विकल्पों में 4 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको लिंक करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी टाइम एलएचएस को डिनोटेशन किया जा रहा है, साइन के एलएचएस को डिनोट किया जा रहा है आरएचएस के थ्रू। तो सबसे पहले हम आरएचएस टू एलएचएस की ओर डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो टी गुने क्यू का अर्थ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टी गुने क्यू का टी क्यू का हस्बैंड है। क्योंकि ए गुने पी का अर्थ ए बी का पति है, तो टी गुने क्यू का अर्थ टी क्यू का पति है। टी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। प्लस का अभिप्राय है ए बी का पिता, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए के प्लस टी का अभिप्राय, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के प्लस टी का अभिप्राय के इज द फादर ऑफ टी एंड माइनस यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, तो माइनस एक्सप्रेस कर रहा है ए माइनस बी का अर्थ A is the mother of P. Similarly, if we express here S minus K का अभिप्राय S is the mother of K and similarly M minus S, तो M is the mother of S and भागा का अभिप्राय है कि A B की बहन है, A भागा B का अभिप्राय है A is the sister of P. Similarly, if we express here C भागा M means C is the sister of M. तो यहाँ पे रिश्ते की कड़ी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, संबंधवाद को रिप्रेजेंट किया। अब हमें यहाँ पे लिंक करके देखना पड़ेगा और ये निर्धारित करना पड़ेगा कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो पहला यहाँ पे देखें, के क्यू का ससुर है, के इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि क्यू का टी पति है और पति का के कौन है, पति का ये फादर है, तो पति का फादर क्या कहलाएगा, तो पति का फादर जो है हस्बैंड के जो फादर होंगे वो फादर इन लॉ कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल सही आपका जा रहा है कि के क्यू का ससुर है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है। हमें गलत निर्धारित करना है कि इनमें से कौन सा गलत है। कहने का अभिप्राय है मैं ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं कि के क्यू का ससुर है, ये सही है, हमें गलत का चयन करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि यह हमारे क्वेश्चंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। एस टी का पिता का पिता है, एस जो है टी का पिता है कहा जा रहा है कि एस जो है टी का पिता है। तो यहाँ पे देखिए कि टी का पिता कौन है, के है, और के की एस कौन है, तो माता है। तो आप अगर ये कहते हैं कि एस जो है टी का पिता है, तो ये बात जो है, ये बात आपका बिल्कुल गलत है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि एस जो है वो टी के पिता की माता है, पिता की पिता नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, हम लोग आंसर एस इज द फादर ऑफ टीच फादर, ये बात जो है आपका गलत है। इसका अभिप्राय है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सेलेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जो कि पूर्णतः असत्य है, क्योंकि टी का पिता के है और के की ये कौन है, माता है। तो पिता की जो माता होगी, तो एस जो है टी के पिता का पिता नहीं, एस टी के पिता के की माता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है नियमता प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग एस इज द फादर ऑफ टीच फादर के साथ जाएंगे। और जब ऑप्शन प्राप्ति हो चुका है तो अगले ऑप्शंस को ऑब्जर्वेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आपका आंसर बी होगा, क्योंकि के क्यू का ससुर है, यह बात सही है। आपको गलत कौन है ये निर्धारित करना था। तो क्लियर है कि एस जो है वो टी के पिता की मां है, और पिता की मां को हम लोग कहते हैं, पिता की जो मां होगी दादी होगी। यहां तो पिता का पिता नहीं है, पिता की मां है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, हम लोग बी के साथ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो रैंकिंग पे आधारित है। 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पे है,
और नलिनी बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। तो नेहा और नलिनी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? दैट इज द हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन नेहा एंड नलिनी। तो बिटवीन निकालना है, हम लोगों को बिटवीन ज्ञात करना है कि बिटवीन द नेहा एंड नलिनी हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट हियर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बाएं से एवं दाएं से दिए गए क्रमांकों का योग, कहने का अर्थ है कि नेहा का क्रमांक और नलिनी का क्रमांक अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या से अधिक हो जाएगा। तो बिटवीन का कंसेप्ट है, बिटवीन में 2-3 प्रकार के सिद्धांत हैं। अगर आपको होता कि बिटवीन का क्या होता कि यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ग्रेटर देन टीबीएसआर, टोटल ऑफ बोथ साइड रैंक, कहने का अर्थ दिए गए दोनों क्रमांकों के योग से ग्रेटर हो, तो सिंपल था कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में टीबीएसआर, टोटल ऑफ बोथ साइड रैंक घटा देते, आपका आंसर आ जाता। क्लियर? लेकिन ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरा कंडीशन इसमें बनता है। दूसरा एक कंडीशन भी हम आपको बता देते हैं, इफ टीएनएस इज इक्वल टू टीबीएसआर, अगर टीएनएस टीबीएसआर की इक्वल हो जाए तब फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा कैंडिडेट्स नंबर। अगला क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा कंडीशन मेरा फॉर्म कर रहा है। तीसरा क्या है कि इफ टीबीएसआर इज ग्रेटर देन टीएनएस, कहने का अभिप्राय है कि बाएं से और दाएं से जो आपको क्रमांक दिया गया व्यक्ति विशेष का, उनका अगर योग देखते हैं तो वो टीएनएस से अगर ग्रेटर हो तो इसका कंसेप्ट है कि बिटवीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टीबीएसआर माइनस टीएनएस प्लस 2 कर दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा प्रक्रिया से अगर चलते तो आपको दोनों को एक ही ओर से लेके उसके बाद आप डिफरेंशिएट करते तब आपका रिजल्ट आता। तो यहाँ पे मेरा टीबीएसआर क्या है, टोटल ऑफ बोथ साइड रैंक की अगर बात करें तो ये 12 और 10 को अगर जोड़ देते हैं तो 22 आ जाता है। और 22 में अगर हम माइनस करें, टीएनएस हमारा 20 है और प्लस 2 हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि दोनों नेहा और नलिनी के पोजीशन के लिए हमने 2 जोड़ा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि 22 माइनस 22 अगर करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। इसका अर्थ है कि इनके बीच एक भी कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है डी सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन चलते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है वो सिटिंग अरेंजमेंट पे आधारित है, बैठकी व्यवस्थितकरण पे आधारित है, और यहाँ पे जो बेस है वो वृत्ताकार घेरा दिया गया है, वृत्ताकार मेज दिया गया है। हम यहाँ पे अरेंज करेंगे कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके फेसिंग टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ पे हम सेंटर फेसिंग करवा दिए 6 व्यक्ति को। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो स्टार्ट द प्रोसेसिंग ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एरिया so that it is easy to determine the person left and right by our left and right। कहने का अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति विशेष का मुख केंद्र की ओर हो तो आप अरेंजमेंट की प्रक्रिया का प्रारंभ दिए गए क्षेत्र के लोअर रीजन से कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ पे जो बायां दाएं की बात की जाती है वो व्यक्ति विशेष के बाएं दाएं की बात की जाती है। क्योंकि सभी फेसिंग टुवर्ड सेंटर हैं, इसलिए जस्ट लाइक आप इधर फेसिंग कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से उनका भी फेसिंग है। तो हम अपने बाएं दाएं के आधार पे भी उनके बाएं दाएं का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी बताया था कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाए तो प्रयास ये कीजिएगा कि दिए गए कंफर्मिंग पॉइंट से आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। कंफर्मिंग पॉइंट वैसे पॉइंट को कहते हैं जो कि एक निश्चित दूरी और दिशा को व्यक्त करता हो। यहाँ दिशा का अभिप्राय उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात नहीं हो रही है, दाएं और बाएं को भी डायरेक्शन में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि क्या दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि ए बी सी डी और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये 100% कंफर्म हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों व्यक्त कर रहा है।
तो बी डी के दाईं ओर, दैट मीन्स डी के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन दिया जा रहा है कि बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। हम यहां पे डी को रख देते हैं और बी को डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। कहने का अभिप्राय है कि बी और डी का जो सीट है ये बिल्कुल रिजर्व हो गया, इसको हटाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं कि ए, ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। तो कहने का अभिप्राय है, आप कह सकते हैं कि ए जो है ई और सी के बीच में है। तो अब इधर तो ए को आप नहीं रखेंगे, जब भी रखेंगे 3 सीट आपको लेना है ए, ई और सी का, तो निश्चित है कि ए को बिटवीन में रखना होगा। ए यहां पे होगा, ई यहां पे होगा, यहां पे सी होगा। आप बोलेंगे कि सर ये ई और सी को यहां पे क्यों रख दिए, तो मैं भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ए का तो कंफर्म है 100%, ई और सी का तो ये पोजीशन होगा ही, लेकिन ई और सी के पोजीशन परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे क्योंकि ये 100% कंफर्म नहीं है। हो सकता है सी को यहां भी रख दें, ई को यहां भी रख दें, तो फिर भी ए, ई और सी के बीच में होगा। लेकिन एट फर्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि अगर बोला गया है कि ए, ई और सी, तो रेस्पेक्टिवली जैसे बोला गया है ई एंड सी, दैट इज द एलएचएस टू आरएचएस, ई को एलएचएस पे रखें, ई को आरएचएस पे रखते हुए ऐसे करके आप चले कि यहाँ पे ई को रखें, यहाँ पे सी को रखें। आफ्टर ऑल अगर बाद में दिक्कत होगी तब हम इन दोनों के प्लेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं, अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये दो को यहाँ पे भी ई ऑब्लिक सी हो सकता है, सी ऑब्लिक ई हो सकता है, लेकिन अभी रहने दीजिए। अगर दिक्कत होगी बाद में हम इसके स्थान को स्थानांतरित करने का सोचेंगे, लेकिन अभी देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन है ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है एफ के, तो ये तो तय हो गया भाई कि एफ को तो आपको हर हाल में यही सीट खाली है, यहां पे रखना पड़ेगा। और जब आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ई जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहला दूसरा ये बिल्कुल सर्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड। ये जो है आपका इंफॉर्मेशन, ये जो सीट प्लान है, ये जो अरेंजमेंट है, ये पूर्णतः फॉलोअप कर रहा है दिए गए इंफॉर्मेशन को। क्योंकि अगर यहां पे हम सी को रख दें तो सी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ई और सी के स्थान को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 100% सेटअप हो गया है। यहाँ पे किसी के भी स्थान को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो एफ को अगर मैंने यहां पे रखा तो ये पहला, ये दूसरा बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, इसलिए कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब हम प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में डी का स्थान पूछा जा रहा है। बी के सापेक्ष में डी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन क्या है। तो अगर हम देखते हैं और हमें ऑप्शन से ही तय करना है, अगर देखें, अगर बी के दाईं ओर की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाईं ओर चौथा हो सकता है। और अगर बाईं ओर की बात करें बी के, तो पहला, दूसरा, तो दाईं ओर चौथा का तो कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और 4 ही ऑप्शन है, और इन्हीं 4 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी से अगर डी की बात करें कि बी के सापेक्ष में इन रिस्पेक्ट ऑफ बी पोजीशन ऑफ डी, तो पहला, दूसरा, अर्थात बी के बाईं ओर ये दूसरे स्थान पर मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न जो है ये डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन पे संबंधित है, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। यहां पे आपको बताया जा रहा है, ये क्या इनलार्ज, ये 1 मिनट, इसको अगर देखिए, थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज कर दे रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कानून पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सरकारी जो है सरकारी कर्मचारी भी है, तकनीशियन भी है। कहने का अभिप्राय है कि आपका कहने का अभिप्राय है कि आपको वैसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना है जो कि तीनों आरेख में कॉमन है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है
कि कौन सा व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति का समूह है जो कि पुरुष भी है, टेक्नीशियन भी है और सरकारी कर्मचारी भी है। तो टेक्नीशियन को जो है ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, सरकारी कर्मचारी को सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है, पुरुष को जो है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर तीनों प्रॉपर्टी उसमें हो तो हमें वैसे लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, वैसे व्यक्ति के समूह को सिलेक्ट करेंगे, वैसे अक्षर को सिलेक्ट करेंगे जो कि तीनों में ओवरऑल कॉमन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों में कौन कॉमन है, तो तीनों में हमारा एस कॉमन है। तीनों में हमारा कौन कॉमन है, तो तीनों में फिर से देखिए तीनों में कौन कॉमन है, एस कॉमन है। तो हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शंस आपको नजर आए। हाँ, ऑप्शंस आपका एस जो कि हमारा बी है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, एस ये सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो है सिलोजिज्म पर आधारित है। हमने बताया था अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड इट डिनोटेड बाय ए, ई, आई एंड ओ। ए दैट इज द यूनिवर्सल अफर्मेटिव। लॉजिक में जो है कथन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ए, ई, आई एंड ओ। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। यदि दिए गए स्टेटमेंट का प्रारंभ सभी से होता हो, है पे एंड करे, तो समझिएगा कि स्टेटमेंट ए ग्रुप का दिया गया है। यदि दिए गए स्टेटमेंट का प्रारंभ नो, नन, नेवर, नॉट अ सिंगल, कहने का अभिप्राय है कोई नहीं, कभी नहीं, एक भी नहीं से हो, तो समझ जाइएगा यूनिवर्सल नेगेटिव, पूर्णव्यापी नकारात्मक। यदि दिए गए स्टेटमेंट का प्रारंभ कुछ और अंत है से हो, तो समझ जाइएगा कि वह पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, तो आई से डिनोट किया जाता है। तो हमारा, और यदि दिए गए स्टेटमेंट का प्रारंभ कुछ से, प्रत्येक से, हर एक से, सभी से, लेकिन अंत में अगर नहीं लगा रहे, तो समझ जाइएगा स्टेटमेंट पर्टिकुलर नेगेटिव दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। और जब भी आप सिलोजिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले आपको कथन का निर्धारण करना होता है कि दिए गए कथन किस ग्रुप से रिलेटेड है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ गुलाब लिली हैं, कुछ लिली चमेली हैं। दिया गया दोनों ही स्टेटमेंट आई का है, और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे अंडा वाले तो अंडा पार पार के बताते हैं। बार बार ये क्लास में कहते हैं कि सिलोजिज्म और अंडा दोनों डिफरेंस चीज है। अंडा जो है वो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम सिलोजिज्म में कोई तारतम्य नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जो नहीं जानकार हैं वही अंडा से बनाते हैं, जबकि ये फंडा है। अंडा जो है वो सार्वभौम सत्य को रिप्रेजेंट करने का है, डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड वेन डायग्राम इज द, हमने बताया था कि वेन डायग्राम इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड फैक्ट सराउंडिंग आवर एनवायरनमेंट। लेकिन वो सार्वभौम सत्य होता है, लेकिन ये सार्वभौम सत्य नहीं होता है, क्योंकि निर्देश में क्लियर दिया गया होता है कि दिए गए कथन सर्वमान्य मान्यताओं से सर्वथा विपरीत क्यों ना हो, फिर भी उन्हें आप सत्य समझना है और उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है, इस बात का निर्धारण करना होता है। अगर देखा जाए तो इन जनरल क्या गुलाब लिली होता है? नहीं, लेकिन यहाँ आपको मानना है कि हाँ गुलाब लिली है। क्या लिली चमेली होता है? तो वास्तव में लिली चमेली नहीं होता, लेकिन ये आपको मानना है। इसलिए हमने बताया कि वो अंडा जिसको कि वेन डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम के आधार पे वही बनाते हैं जिनको कि सिलोजिज्म का बेसिक कंसेप्ट तर्कशास्त्र के नियम से जो अवगत नहीं है, वैसे ही लोग अंडा पार के बनाते हैं। और जितने अंडा पार के आप एक प्रॉब्लम में समय व्यतीत कीजिएगा, फंडा अगर आपके पास है, फंडामेंटल कंसेप्ट है लॉजिक का, तो उतने समय में आप देखते ही आंख बंद करके प्रॉब्लम बना दीजिएगा। एक प्रॉब्लम वो बनाएंगे अंडा पार के, और आप उसी अवधि में 10 प्रॉब्लम बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे आंख बंद करके होता है,
हमने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्रेंस, यदि दिए गए दोनों ही कथन आई ग्रुप से हो तो कोई मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमानुसार, मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष जनरल वे पे निकाले जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हमारा मिडिल टर्म होता है वो पावरलेस हो जाता है, लॉजिक की भाषा में कहें तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। देखते हैं ना कि शादी विवाह होता है, शादी विवाह तो समझते होंगे, शादी विवाह के क्रम में देखते होंगे कि अगुआ आता है, अगर अगुआ पावरफुल है तो किसी भी तरह से शादी संपन्न कर देगा, करवा देगा, और अगुआ अगर पावरफुल नहीं है तो शादी संपन्न नहीं करा सकेगा। उसी प्रकार जब कथनों के संबंध को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पे भी अगुआ की भूमिका होता है, जिसको कि हम लोग मिडिल टर्म लॉजिक में कहते हैं। ऐसे टर्म जो दिए गए दोनों ही कथन में कॉमन हो, यहाँ है और कुछ को नहीं ले लीजिएगा कॉमन, क्योंकि ये क्वांटिटी और क्वालिटी को डिनोट करते हैं, गुण और परिमाण को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको देखना होता है, वो पार्टिसिपेटिंग टर्म होते हैं निष्कर्ष के लिए। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यदि दिए गए दोनों ही कथन आई ग्रुप के हों तो मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमानुसार ऐसे कथनों के आधार पे कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष रेस्ट टर्म को जोड़ते हुए नहीं निकाला जा सकता। कहने का अर्थ है कि गुलाब और चमेली को तो जोड़ने का आप कोई दूर दूर से भी नहीं सोचिएगा, क्योंकि गुलाब और चमेली के बीच दूर दूर से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आप आंख बंद करके चमेली और गुलाब काट ही दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आई प्लस आई का इन जनरल वे पे अगर सामान्य रूप से देखें तो मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कहने का अभिप्राय है कि आप रेस्ट टर्म को जोड़ते हुए, दैट इज द गुलाब और चमेली को जोड़ते हुए नहीं निकाल सकते। हाँ, इमीडिएट की अगर बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस। सिलोजिज्म जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू टाइप इन्फरेंस, इमीडिएट एंड मेडिएट। इमीडिएट दैट इज द कोई मेडिएटर नहीं हो, अकेले स्टेटमेंट से जब निष्कर्ष निकालें तो वो इमीडिएट कहलाता है, और मेडिएट इन्फ्रेंस तब कहलाता है जब हम दो कथनों के आधार पर निकालें तो वो मेडिएट इन्फ्रेंस कहलाता है। यदि दोनों कथनों के पार्ट से आप निष्कर्ष ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो मध्याश्रित अनुमान कहलाएगा। तो हम क्लियर कट आपको यहां बता देना चाहते हैं, यदि दिए गए दोनों ही कथन आई ग्रुप के हों तो सामान्य रूप से मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। हाँ, इमीडिएट की अगर बात करते हैं तो कन्वर्सन किया जा सकता है, कुछ गुलाब लिली है तो कुछ लिली गुलाब है, ये कन्वर्सन हो जाता, सिंगल स्टेटमेंट से निकाल लेते हैं। कुछ लिली चमेली है तो कुछ चमेली लिली है, सिंगल स्टेटमेंट से हो जाता। और कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन अगर निकालते, जबरदस्ती एक निकालने का तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन, तो वहां पे आप आइदर और में निकाल सकते थे कि कुछ गुलाब चमेली है, या आइदर कुछ गुलाब चमेली अथवा कुछ गुलाब चमेली नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जबकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं है। अगर हम विशेष पर चर्चा करने लगेंगे तो इसी पे पूरा क्लास आपका समाप्त हो जाएगा, एक क्लास भी कम पड़ेगा, बल्कि 10 क्लास करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा टॉपिक। तो यहाँ पे जो फोकस करना है, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कशन का क्लास है इसलिए हम विस्तृत पर चर्चा पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जरूर बताना चाहेंगे कि दिमाग पे ये बैठा लीजिए कि अगर दिए गए दोनों स्टेटमेंट आई ग्रुप के हों तो दिए गए दोनों कथनों के रेस्ट टर्म को जोड़ के कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। इसलिए चमेली और गुलाब को जोड़ने की तो कभी सपने में भी नहीं सोचिएगा, तो दोनों ही निष्कर्ष आंख बंद करके काटिए। इसलिए आपका आंसर जो होगा इस स्थिति में जो है दोनों में से कोई नहीं होगा, वो आंसर चॉइस, आपका आंसर चॉइस हम दिखा देते हैं क्या है। इसके लिए आपका आंसर चॉइस होगा कि निष्कर्ष फर्स्ट हो सकता, दोनों नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, आपका आंसर नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष तक संगत नहीं है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। यहां पे कोई, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई से स्टार्ट करे, नहीं है पे एंड कर जाए तो समझ जाइएगा यूनिवर्सल नेगेटिव है, जिसको ई से डिनोट करते हैं। और फिर यहाँ पे भी कोई और नहीं से फिर ई से डिनोट करते हैं। बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्रेंस, यदि दिए गए दोनों ही कथन ई ग्रुप के हों तो ऐसे कथनों के आधार पे कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। अंडा वाले लोग ऐसे नहीं बता सकेंगे, ये फंडा वाले लोग बताएंगे कि अब आप
को बताएंगे कि टॉफी और कैंडी को जोड़ने का तो सवाल भी उत्पन्न नहीं कीजिएगा। टॉफी और कैंडी को जोड़ने का आप सवाल भी उत्पन्न नहीं कीजिएगा, तो कोई टॉफी कैंडी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों ऐसा हो जाता है कि ई में क्यों नहीं निकलता है? तो ई टाइप के तर्क वाक्य का प्रत्येक टर्म के पास पावर हो जाता है, और यदि सभी के हाथों में पावर दे दी जाए तो कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, कोई किसी से समझौता करने को तैयार ही नहीं होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जोड़ा नहीं जाता। तो टॉफी और कैंडी को तो जोड़ने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। और ये जो आप कैंडी और चॉकलेट ला रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि काला पानी कभी सादा पानी बन जाता है? काला कलर सादा होता है? नहीं होता है। हमने बताया कि नेगेटिव को हम ब्लैक अगर माने तो ब्लैक से व्हाइट नहीं होता। अफर्मेटिव जितने स्टेटमेंट होते हैं व्हाइट ग्रुप के होते हैं। तो अगर व्हाइट आप चाहेंगे कि बाय द नेगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करे, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ड्रॉ अफर्मेटिव कंक्लूजन बाय नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए इसको भी आंख बंद करके आप काट दीजिए। और इस प्रकार से यहां पे भी दोनों गलत हो गए, और आपका आंसर जो होगा यहां पे भी विकल्पानुसार आप डी पे ही जाइएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। हम यहाँ पे थोड़ा सा रफली आपको बता देना चाहते हैं कि किस प्रकार से मेडिएट में कॉम्बिनेशन होता है। अगर दिए गए दोनों स्टेटमेंट ए ग्रुप के हों तो निष्कर्ष या तो ए में आएगा या आई में आएगा या नहीं में आएगा। ए में कब आएगा? जबकि ये जब भी आने की बात होगी आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिडिल टर्म के पास, अगुआ के पास पावर होगा तभी आने की बात होगी। अगुआ के पास पावर नहीं होगा, नहीं आएगा। और यहाँ पे अगुआ जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो अगर एम्प्टी अनडिस हो, एम्प्टी पावरलेस हो, तो निष्कर्ष निकालने की बात ही नहीं कीजिएगा। और आने वाला एक डिस और एक अनडिस रहे तो ए में जाइएगा। निष्कर्ष में भाग लेने वाला दोनों अनडिस हो तो आई में जाइएगा। ए प्लस ई का जब कंक्लूजन की बात कीजिएगा तो आपका निष्कर्ष ई में आएगा या ओ में आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। ए प्लस आई की बात कीजिएगा तो आपका निष्कर्ष आई में आएगा या फिर नहीं आएगा। और अगर ए प्लस ओ की बात करते हैं तो आपका निष्कर्ष ओ में आएगा या फिर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम ई प्लस ए की बात करते हैं तो निष्कर्ष जो है वह ई में आएगा या ओ में आएगा। ई प्लस ई की बात करते हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा। ई प्लस आई की बात करते हैं तो 100% निष्कर्ष ओ में आएगा। और ई प्लस ओ की बात करते हैं तो बाय द टू नेगेटिव स्टेटमेंट कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। आफ्टर ऑल हम बताना चाहेंगे कि अगर आई प्लस ए का कॉम्बिनेशन को देखें तो आई प्लस ए का जब भी रिजल्ट आता है आई प्लस ए का आई में आएगा या नहीं आएगा। आई प्लस ई का 100% हर हाल में ओ में आएगा। आई प्लस आई का रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आई प्लस ओ का रिजल्ट नहीं आएगा। आगे अगर चलें तो हम लोग ओ के कॉम्बिनेशन को अगर देखें, ओ के कॉम्बिनेशन को देखें कि ओ क्या क्या कर सकता है, तो ओ के साथ अगर कॉम्बिनेशन कराया जाए तो ओ प्लस ए का रिजल्ट जो है वह ओ में आएगा या नहीं आएगा। ओ प्लस ई का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि बाय द टू नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। ओ प्लस आई का निष्कर्ष नहीं आएगा, बाय टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। एंड ओ प्लस ओ का रिजल्ट नहीं आता है, बाय टू पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, अदरवाइज बाय टू नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। तो मैंने बताया कि अगर सिलोजिज्म की हम बेसिक कंसेप्ट की परिचर्चा करने लगे तो इसके लिए 10 क्लास भी कम पड़ेंगे। ये दिमाग में रखिएगा। और आपने यहाँ पे देखा कि कैसे फंडा से हम आंख बंद करके बनाते हैं। अंडा वाले लोगों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस प्रकार से बनाए। हमने तो देखा कि बाय टू नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों ई ग्रुप के हैं, तो सीधे हमने बोला कि ई प्लस ई का कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। खैर जैसा भी लगा हो, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा जो है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे ताकि हम और भी अच्छा कर सके। आपके किसी भी प्रकार के सुझाव सादर आमंत्रित है। यदि आपको खराब भी लग रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं, अच्छा लगे वो भी आप बता सकते हैं। और यदि आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो उसे भी कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराने का प्रयास करेंगे। हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा हम अपने बेस्ट से बेस्ट आपको दें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके।
हम मां सरस्वती से कामना करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और यदि अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवगत कराने का प्रयास करें एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस राजधानी कोचिंग को ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।